होरापुर गांव में बबलू किसानी करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। उसकी पत्नी पीलू उसका खेती में साथ देती थी और घर की भी जिम्मेदारी संभालती थी। दोनों पति पत्नी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और जितना उनसे होता था वो गरीबों की मदद करते थे। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर अनाज बोता था और उसे बेचकर धन कमाता था। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम लोग शिव जी के लिए दूध अभिषेक करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। इसी बहाने शिव जी और उनके भक्तों की सेवा भी हो जाएगी। तो बबलू कहता है, अच्छी बात है पीलू, वैसे भी हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच नहीं रखते हैं। शिव जी की दया से ही हमारा संसार है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से शिव जी का सेवा करते थे। कालू कौवा उनसे बहुत जलता था, जबकि उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी और दो ट्रैक्टर थे। इन दोनों की हर बार अच्छी फसल कैसे आ जाती है, समझ नहीं आता। कहीं ये लोग मुझसे आगे नहीं निकल जाए, इनके ट्रैक्टर को ही जला देता हूँ। ये सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालात देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर हम किसी का क्या बिगाड़ा था? हे शिव जी, हम गरीबों के साथ ऐसे क्यों हुआ? अब तो हमारी खेती को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने कितनी मुश्किल से लिया था। हे शिव जी, हमें इस दुख से उभरने की हिम्मत दीजिए। सुनिए जी, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें ऐसा दुख नहीं करना चाहिए। चलिए घर में शिव जी का अभिषेक करते हैं और खेत चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हमें शिव जी की भक्ति में रुकावट नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने खेत में जाते हैं। खेत के पास उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक लकड़ी का हल और एक बेल होता है। आप दोनों किसान हैं, मेरे ये बेल और हल ले लीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। तो पीलू कहती है, आप कौन है और हमें आपका बेल और हल क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, मैं जब तीर्थ में रहूँगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा, इसलिए बिना पैसों के मैं आपको ये बैल और हल दे रहा हूँ। ये बैल तो बहुत ताकतवर लग रहा है। तो आदमी कहता है, यह आपका खेत को एक दिन में जोत देगा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें रखिए। और वो आदमी बबलू और पीलू को बैल और हल देकर चला जाता है। बबलू और पीलू भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हैं और खेती करने लगते हैं। अरे वाह पीलू, ये बैल तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो दो ट्रैक्टर का काम एक ही दिन में कर दिया। तो पीलू कहती है, भला हो उस आदमी का, शिव जी उस पर कृपा करे। बबलू पीलू बैल और हल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। खेत में फसल देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अब इस बैल को मैं ठिकाने लगा दूंगा। कालू उस बैल के पास जाता है ताकि उसको लाठी से मार सके, लेकिन वो बैल कालू को देखते ही उसको सींग से मार मार कर अधमरा कर देती है। पीलू और बबलू वहाँ आते हैं तो बबलू कहता है, तो ये कालू है जिसने ट्रैक्टर में आग लगाई थी और अब बैल को भगाने आया था। तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं। बबलू और पीलू हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं तो शिव जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे ऊपर संकट आया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे शिव जी, आप ही वो मददगार आदमी थे और ये आपका नंदी बैल है। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है भगवान, आपकी जय हो। हे शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम किसी और जंगल में चले जाओ कालू, पर याद रखना किसी को सताना नहीं। तो बबलू बोलता है, आपके दर्शन हो गए प्रभु, आपकी दया है। अब हम आपका अभिषेक करवाएंगे, आप हम पर अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर बबलू और पीलू अपनी भक्ति को
और बढ़ाते हैं और शिव जी का अभिषेक कराते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। फिर मेहनत से दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं। इस तरह दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे। बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर।
सिंदूर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपनी नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपनी ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से
हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। शिवपुरी नाम के एक छोटा सा गांव था। वहाँ के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक सेठ के घर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पीलू और बबलू भोलेनाथ शिव जी की
भक्त थे। शिव जी की पूजा वो लोग नियम से करते थे। पीलू अपने खाली समय में हाथ से लोगों के कपड़े कढ़ाई करती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास कढ़ाई करने की मशीन नहीं थी। बबली एक दिन पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर कढ़ाई करती हो, कितना कमा लेती हो? तो पीलू बोलती है, बबली बहन, शिव जी की कृपा से कमाई हो जाती है, लेकिन मेरे पास अगर मशीन हो तो ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो कहूँगी कि तुम कढ़ाई करने की एक मशीन खरीद लो। भोलेनाथ चाहेंगे तो मशीन क्या, फैक्ट्री ही हो जाएगी। रात में काम करके बबलू घर आता है तो बबलू को पीलू कहती है, बबलू जी मुझे पैसे दीजिए, कल किराना लाना है। आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, सेठ जी बोले हैं कल पैसे दे देंगे। अब इतने बड़े आदमी से मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है जी, लेकिन भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामान भी लाना है। सेठ से कैसे भी करके पैसे ले लीजिए। हाँ, कह कर देखूंगा। भोलेनाथ ने चाहा तो हम भी कभी दूसरों को काम में रखेंगे और उन्हें इज्जत के साथ टाइम पर सैलरी दिया करेंगे। सेठ जी के यहाँ तो सब मन मर्जी से होता है। जी हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, भोलेनाथ पर भरोसा है मुझे। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुँचता है तो कड़क सेठ उसे कहता है, बबलू मैं विदेश जा रहा हूँ, अब तुम कहीं और काम देख लो और ये लो तुम्हारी पैसे। लेकिन सेठ जी आप अचानक से विदेश जा रहे हैं, अब इतनी जल्दी कौन काम देगा? ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कड़क कहता है, देखो मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए उतना किया, तुम मेहनती हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। बबलू काम ढूंढने लगता है लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। बबलू वहाँ से दुखी होकर वापस घर आता है और पीलू से सब बात कहता है, भोलेनाथ हमारी रक्षा करना। लेकिन और कुछ दिनों बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता है और उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब मकान मालिक और किराने वाले उसको पैसे के लिए तंग करने लगते हैं। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बन पा रहा है? तो पीलू कहती है, मैं अपने गहने बेच देती हूँ, उससे हम कुछ काम शुरू कर लेंगे। नहीं पीलू, ये शिव जी की कृपा के कारण ही मैं तुम्हें दिला पाया था। तो फिर हम क्या करें? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये लीजिए साधु बाबा, हमारे घर में एक ही रोटी है। हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो साधु कहते हैं, तुम दोनों शिव भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दरिया दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाए। मैं तुम्हें एक विद्या दूंगा, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, कैसी विद्या बाबा जी? बबलू, मैं तुम्हें पत्थर से फैक्ट्री बनाना सिखा दूंगा, जिससे तुम लोगों के लिए किफायती दामों में मजबूत पत्थर की फैक्ट्री बना देना। लेकिन बाबा जी, हम फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। अगली सुबह से बबलू एक हफ्ते तक जंगल जाकर साधु बाबा से पत्थर का फैक्ट्री बनाना सीखता है। अलग अलग तरह के पत्थर लाना, उन्हें जोड़ना और उनको अपने औजारों से आकार देना होता है। फिर सभी अलग अलग साइज के पत्थरों को वो खास चूने की घोल से जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार कर लेता है। साधु बाबा, आपकी दया से मैं पत्थर की फैक्ट्री बना पाया हूँ। आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ बाबा जी, आपकी बहुत दया है हम पर। तभी बाबा शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु आप! महादेव भोलेनाथ, शिव शंभो, जय हो आपकी। तो शिव जी कहते हैं,
मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग बहुत सीधे साधे हो और सच्चे मेहनती हो। मेरी कृपा तुम दोनों पर हमेशा रहेगी। तो बबलू कहता है, हे भोले बाबा, आपकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते रहेंगे, यही आशीर्वाद दीजिए। आपका हम अभिषेक करते रहें और आपकी भक्ति में लगे रहें। जय हो शिव शंभू आपकी। अब तुम अपना पत्थर की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दो। पीलू बबलू शिव जी के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं। फिर बबलू पत्थर की फैक्ट्री को बना बना कर बेचने लगता है। ऐसी पत्थर की फैक्ट्री को किसी ने नहीं देखा होगा। बबलू, तुम तो बहुत ही होनहार हो। मेरी फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। जाबाज की बात सुनकर कालू बोलता है, मेरी भी फैक्ट्री तुम इतने बना दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। और ऐसे ही बबलू और पीलू मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगते हैं और मुनाफा कमाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं और गरीबों को प्रसाद देते हैं। बबलू जी, शिव शंभू जी की कृपा से तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है। हाँ पीलू, भोलेनाथ शिव शंभू की भक्ति करते रहना है और जीवन में मेहनत भी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। ये बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था,
वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है। तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारे गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।